हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियारा प्रज्योत। मैं हूं शुभम कुशवाहा, आपका सोशोलॉजी एजुकेटर। आई होप आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे या जो भी डिफिकल्टीज आ रही होंगी आप उनको बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। तो अब यही समय आ गया है कि आपको अपने पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है कि जो भी आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है वो आप क्या पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं या कहीं ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप अटक रहे हैं। तो ये अभी समय है एनालिसिस करने का, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ स्टेप्स अपनाने होंगे क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है कि आपका जो सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं। या आप साथ ही आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एटलीस्ट 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है। उसमें से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से नए क्वेश्चंस बन रहे हैं या अब ट्रेंड कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। क्या वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रीजन आ रहे हैं, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी हम गलती कर देते हैं। तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप रिफाइन होते जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप भूल रहे हैं बार बार, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप मेन टाइम में रिवीजन करके उसको जा सके। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। मॉक टेस्ट लगाने से शुरू फायदा ये हुआ कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक होना बंद हो जाएंगे कि इस ऑप्शन का अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। क्लियर। साथ ही साथ ये सारे स्टेप आपको पेपर वन के लिए भी फॉलो करना है क्योंकि बिना पेपर वन जेआरएफ इम्पॉसिबल है। आपको पेपर वन में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन सही करने होंगे अगर आप जेआरएफ चाहते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन लिस्ट इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर एज दे हैव कंट्रीब्यूटेड। तो हमारे सामने जो फंक्शन लिस्ट दी हुई है, देखिए इससे ये एक दो चीजें ये पता चल गई कि जितने भी लिस्ट दी हुई है ये सारे कौन है, फंक्शन लिस्ट है, मतलब ये प्रकारवादी थिंकर्स हैं। अब इसमें हमें क्रोनोलॉजी ध्यान देना है कि जो पहले थिंकर आते हैं हमारे इमाइल दुर्कheim, हम सब जानते हैं ये पहले फाउंडिंग थिंकर है या इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता है, कि जिन्होंने सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट एस्टेब्लिश किया कि अब सोशोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में भी हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो पहली बुक आती है वो 1893 में आती है, द डिवीजन ऑफ लेबर। द डिवीजन ऑफ लेबर। साथ ही साथ ये सोशल फैक्ट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, टोटेम इन्होंने दिया। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने इसमें दिए। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं दैट इज इमाइल दुर्कheim, सॉरी ब्रोनिस्लाव मेनेलोव्स्की। ब्रोनिस्लाव प्योर फंक्शनलिस्ट हैं। इन्होंने पहली बुक अपनी जो 1922 में लिखी, द आर्कनॉट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। ये उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं ए आर के ब्रॉन, ये 20th सेंचुरी में आते हैं, मिड 20th सेंचुरी में लगभग लगभग ये आते हैं। उसके बाद जो हमारे थिंकर्स हैं वो है टालकेट पार्सन। टालकेट पार्सन सोशल सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद आर के मार्टन जो है, आर के मार्टन स्टूडेंट थे किसके, पार्सन्स के। क्लियर। तो ये सबसे लास्ट में आते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो इससे हमें दो चीजें पता चली कि जितने भी ये सारे दिए हैं ये फंक्शनलिस्ट थिंकर है, और इसमें हमें अपने को क्रोनोलॉजी में स्टार्ट कर देना या अरेंज कर देना। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो हमारे सामने आता है, इसमें अरेंज करना, अरेंज द फॉलोइंग राइटिंग्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर। दुर्खिम के जो क्रोनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स को अरेंज करना है। तो पहली बुक इनकी आती है द डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में। पहली बुक आती है 1893 में, द डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी की बात की है, सोशल सॉलिडारिटी। क्लियर। उसके बाद इनकी जो बुक आती है दैट इज द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है। ये बुक आती है 1895 में। उसके बाद इनकी जो बुक आती है द सुसाइड, ये आती है 1897 में। द सुसाइड 1897 में आती है। उसके बाद जो इनकी बुक है द 1912 में आती है, द रिलीजन, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। मतलब इसमें इन्होंने रिलीजन की बात की।
और ये कहते हैं कि जो रिलीजन है वो सोशल बॉन्ड को और इंक्रीज करता है, हमारे साथ जो सामाजिक संबंध होते हैं आपस में उनको ये और इंक्रीज करता है। तो ये कहते हैं सोशल बॉन्ड जो है वो क्या होता है और इंक्रीज होता है, किसके माध्यम से? रिलीजन के माध्यम से। लास्ट जो आफ्टर डेथ ये बुक आती है वो है मोरल एजुकेशन, ये आती है 1925 में। क्लियर? तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमें बताना है कि एक तरफ थिंकर्स दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो उनको सही मैच करना है। तो पहले थिंकर जो हमारा अगस्त कॉम्टे है, अगस्त कॉम्टे को हम जानते हैं कि प्योर पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते थे, प्लस उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के जो स्टेजेस हैं वो भी दिए, 3 स्टेजेस उन्होंने अपने इसमें बताए। क्लियर? तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार जो बताते हैं, उन्होंने बताया अगस्त कॉम्टे के अनुसार, अगस्त कॉम्टे ने बताया लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। उसके बाद इमाइल दुर्खाइम की बात करते हैं, इमाइल दुर्खाइम साइज एंड डेंसिटी की बात करते हैं। क्लियर? कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, हर्बर्ट स्पेंसर इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इमाइल दुर्खाइम कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी प्रोडोमिनेटली अपीयर्ड इन हिज वर्क, कि इमाइल दुर्खाइम का जो एनोमी का कॉन्सेप्ट है वो किस कृति में मिलता है, प्रीडोमिनेटली किस जो बुक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। तो देखिए एनोमी जब हम पढ़ते हैं तो एनोमी हमने देखा था कि सुसाइड में भी एनोमी, एनोमिक सुसाइड देखते हैं कि जब समाज में एनोमी आ जाती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नहीं होते, लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आपको आप किसी से कनेक्टेड महसूस नहीं करते, तो एनोमिक सुसाइड होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि सुसाइड वाले बुक में होगा। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर की जब हम बात करते हैं, या जब हम ऐसी सोसाइटी में बात करते हैं जहाँ के कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है, ये अपने अपने लिए जो कार्य बने हैं उसके अनुसार बनते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काम नहीं मिलता, जिसके कारण सोसाइटी में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारे 2 बुक हैं जिसमें कि सोसाइटी में इन्होंने एनोमी के बारे में बात की एंड द डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात की। इसमें ये बात करते हैं सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में। सोशल सॉलिडेरिटी, माफ कीजिएगा थोड़ी सी राइटिंग खराब है। सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में इस बुक में ये बात करते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, होते हैं कई बार, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बट कई सारे क्वेश्चन बार बार बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने रिवाइज कर दिया। टोटेम, टोटेम क्या है, या टोटेम रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट, वो लोग जो पहाड़ों या जंगलों में रहते हैं वो लोग। या दूसरा ऑप्शन कहता है कि अनहोली ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीडे, दैनिक जीवन की अपवित्र वस्तुएं। या तीसरा ऑप्शन कहता है कि एनिमल प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स हेल्ड इन द स्पेशल रिगार्ड, विशेष सम्मान वाले पशु या पौधे या वस्तुएं जिनको हम पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस, कि जो जादू टोना वगैरह करते हैं वो लोग, या एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी दैट क्रिएट द रिवर्सन, मतलब कि जो सामान्य चीजों से अलग है, जिसे श्रद्धा के जिसे कि श्रद्धा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं। तो देखिए जब हम टोटेम पढ़ते हैं तो हमने देखा था टोटेम जो है वो एक एज अ होली ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। वो कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई सारी चीजें हो सकती है, बट वो क्या होगा, वो पवित्र होगा। इसे आप इससे भी देख सकते हैं कि इमाइल दुर्खाई में वो कभी भी इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, तो जिसमें जिसमें डी ऑप्शन होगा उसको उसको आप कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? तो वो कभी भी इंडिविजुअल की बात करते नहीं, वो हमेशा सोसाइटी की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि जो सारे लोग अनहोली वाला ऑब्जेक्ट भी गलत हो जाएगा, कि जिसमें अनहोली कोई ऑब्जेक्ट होते हैं वो हो ही नहीं सकते, तो ए भी ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास बचता है कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि वो सारी कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके प्रति हम स्पेशल रिगार्ड रखते हैं, विशेष सम्मान रखते हैं, तथा ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे ऑर्डिनरी दैनिक जीवन से थोड़ा सा अलग है, जिसके प्रति हम सम्मान के भाव रखते हैं। देखिए ऑर्डिनरी
आप देखेंगे जब घर में कोई फास्ट रखता है तो आप देखेंगे कि जैसे कि मम्मी या जो हमारी मदर हैं वो जब फास्ट रखती हैं तो वो अपना पीने वाला पानी वो क्या करती हैं अलग से निकाल के रख देती हैं या अलग जगह रख देती है तो नॉर्मल पानी रोज जैसे पानी रखा बट आज उस पानी के प्रति या वाटर के प्रति हम एक स्पेशल रिगार्ड है उसको हम छूते नहीं जब तक मम्मी का काम नहीं होता क्यों क्योंकि आज उन्होंने उस काम को अपने किसी पवित्र कामों में लगा के रखा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी पवित्र होती है उसके प्रति हमारा एक स्पेशल रिगार्ड हम दिखाते हैं क्लियर जो टोटेम है वो क्लैन को रिप्रेजेंट करता है किसी क्लैन को बताता है क्लैन को रिप्रेजेंट करता है साथ ही साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की स्टडी की क्लियर ये ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि कौन से ट्राइब्स की हिमाल दुर्खाइम ने स्टडी किया है देखिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं सोशोलॉजी बाय शुभम सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जरूर मिल जाएगा उसको आप फॉलो करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू मार्च 2023 का सवाल है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा कथन सही है क्लियर तो पहला कथन कहते हैं कि इमाइल दुर्खाइम डिड नॉट बिलीव दैट गॉड आर मैन मेड ऑफ सिंबल मैन ऑफ सिंबल ऑफ सोसाइटी दुर्खाइम नहीं मानते कि देवता जो है वो समाज के प्रतीक हैं क्लियर वो कहते हैं कि दुर्खिम थॉट दैट ऑल रिलीजन आर ओरिजिनेटेड इन द टोटम दुर्खिम मानते हैं कि जो सारे धर्म उत्पन्न हुए वो टोटम से उत्पन्न हुए ये भी सही बात है इमाइल दुर्खाइम स्टडी द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अफ्रीकन ट्राइब्स की उन्होंने स्टडी नहीं की थी तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दुर्खिम डिड नॉट द रिलीजियस प्रैक्टिस रिलीजियस दुर्खिम ऑफर्ड थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन दुर्खिम ने धार्मिक जो थियोलॉजिकल स्पष्टीकरण दिया दुर्खिम डिड नॉट बिलीव द ट्राइब had studied the represented stage of evolution दुर्खिम नहीं मानते कि वह जो जनजातीय विकास का चरण है तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट क्यों क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की स्टडी की थी किसकी स्टडी की थी ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की ऑस्ट्रेलियन ट्राइब का ये स्टडी करते हैं क्लियर देखिए दुर्खिम मानते थे कि जो गॉड है वो मैन मेड ही है वो जो रिलीजन है या जो गॉड है वो सारी चीजें क्या बनाया समाज ने ही बनाया और समाज को ही रिफ्लेक्ट करती हैं वो ये भी मानते थे कि सारे जो धर्म है वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं टोटेम से ओरिजिनेट हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी एंड ई होना चाहिए सॉरी ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि यहाँ पे बी और ई होना चाहिए क्लियर तो ये भी मानते थे कि दुर्खिम जो है वो सारे जो रिलीजन है वो टोटेम से हुए हैं दुर्खिम ऑफर द थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया था साथ ही साथ वो मानते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी विकास के चरण को ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2023 का सवाल है जून 2023 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट नोन फॉर द एम्फसाइजिंग द रिलेशन ऑफ मोरालिटी एंड एजुकेशन क्लियर तो इमाइल दुर्खाइम भी मोरालिटी एंड एजुकेशन की बात करते हैं साथ ही साथ जॉन डेवी बात करते हैं तो ए एंड बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देखिए जॉन डेवी जो है जॉन डेवी कहते हैं कि एजुकेशनल जो रेफरेंस होता है या एजुकेशनल जो रिफॉर्म होता है वो मोरल डेवलपमेंट से होता है एजुकेशनल जो रिफॉर्म होता है वो किससे होगा मोरल डेवलपमेंट से होगा किससे होगा मोरल डेवलपमेंट से होता है जबकि दुर्खिम जो है वो कहते हैं कि मोरल एजुकेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें समाज में रह रहे हैं तो वो किसकी बात करते हैं मोरल एजुकेशन कि हमें जो नैतिक चीजें हैं उनको और उन पे जोर देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव चीजें ही नहीं सिर्फ आप सब्जेक्ट को नहीं बल्कि आपको मोरल एजुकेशन के बारे में ही बात करनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग
following argues that the major function of religion is to maintain the ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रिलीजन है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, जो रिलीजन है वो क्या करता है, सोशल बॉन्ड को और बढ़ाता है, सोशल बॉन्ड यानी सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इमाइल दुर्खाइम। अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस the elementary form of religious life, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने बोला कि जो रिलीजन है या जो रिलीजन का मेन फंक्शन है वो क्या है, टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, वन इज असर्शन एंड वन इज द रीजन। तो असर्शन कहता है कि सोशियोलॉजिस्ट मस्ट सेपरेट फ्रॉम द एम्पिरिकल वर्क फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स दैट द कंस्ट्रक्ट। समाजशास्त्रियों को अपने निर्मित वैचारिक जगत से अनुभवजन्य कार्यों को अलग करना चाहिए, कि अपने जो विचार हैं उनको क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए कॉन्सेप्चुअल जगत से, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट में वर्क करते हैं। मैक्स वेबर का कथन है इसमें, मैक्स वेबर में ये कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि in the view of history that compose the unique empirical events, there can be no generalization at the empirical level। वेबर के अनुसार जो इतिहास है वो अनुभवजन्य की घटनाओं से बना है, अनुभवजन्य जो स्तर है वो कोई सामान्यीकरण संभव नहीं, अनुभवजन्य स्तर का कोई सामान्यीकरण संभव, मतलब आपके जो आपने जो एम्पिरिकल वर्क किया है या आपने जो एक्सपीरियंस किया उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इतिहास का ये काम है कि उसको आप एम्पिरिकल चीजों में, घटनाओं में या नो जनरलाइजेशन के थ्रू आप उसको देखें। तो इसका करेक्ट आंसर है, दोनों सही हैं, लेकिन जो है वो ये ऑप्शन अलग बताता है और ये ऑप्शन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मैक्स वेबर इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। मैक्स वेबर को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, कि मैक्स वेबर का जो भी वर्क है वो, जस्ट सेकंड, कैमरे के कारण मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन छुप जा रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि मैक्स वेबर के क्रोनोलॉजी को हमें अरेंज करना है। तो इनकी पहली बुक जो आती है वो आती है द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में, द रिलीजन ऑफ, सॉरी, जो पहली बुक आती है वो आती है प्रोटेस्टेंट एथिक्स, आई एम सॉरी, वो आती है 1905 में आती है प्रोटेस्टेंट एथिक्स। उसके बाद बुक आती है दैट इज रिलीजन ऑफ चाइना 1915 में, रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में, एंड जुडिज्म उन्होंने स्टडी किया 1917 में, एंड जो उसके बाद आती है 1922 में। क्लियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए डी ए ई और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है कि एक तरफ थिंकर्स दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि किस थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर की जब हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर रेशनैलिटी की बात करते हैं, जॉर्ज सिमल सोशलाइजेशन की बात करते हैं, थर्स्टिन वेबल जो है वो कंस्पिशियस कंजम्पशन की बात करते हैं, दिखावटी उपभोग, जो हम सारी, जैसे कि एप्पल का आईफोन, दिखावटी उपभोग का मतलब जैसे कि आप देखेंगे कोई जो कार लेता है वो फोटोज स्टेटस बहुत ज्यादा डालते हैं, या जब आप एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे तो आप एप्पल का दिखाएंगे कि आई हैव बाइड आईपैड, आईफोन या व्हाटएवर जो भी आप, तो ये क्या है, दिखावटी दिखावटी उपभोग, कंस्पिशियस कंजम्पशन, मतलब आप दिखाते हैं बार बार ये चीजें। क्लियर। उसके बाद डॉर्थी एम थॉमस उन्होंने दिया द डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन, स्थिति की परिभाषा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सब कुछ सामने सामने लिखा हुआ था, अगर इसमें से आपको एक भी पता है तो आप करेक्ट कर लेंगे। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दिया था इमाल दुर्खाइम ने, सॉरी मैक्स वेबर ने, आपको याद होगा। Which of the following, next question है, which of the following forms of authority expounded by Max Weber is not a form of traditional authority? क्लियर। तो वो कौन सी अथॉरिटी है जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का रूप नहीं है। क्लियर। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी एक अलग अथॉरिटी है,
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। जब भी हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, देखिए ब्यूरोक्रेसी, पहले हम ब्यूरोक्रेसी देती, ये है एक रैशनल लीगल अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी। जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको प्रतिसत्तात्मक चीजें आपको मिलेंगी कि राजा का बेटा राजा, या आपके पिता के बाद आप उसके उत्तराधिकारी होंगे। हाउस होल्ड चीजें आपको मिलती हैं, फ्यूडलिज्म जैसे होते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी ट्रेडिशनल है। बट जब हम रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको हायरार्की देखने को मिलेगी, इसमें आपको कुछ रूल्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कुछ रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये रैशनल लीगल अथॉरिटी की या ब्यूरोक्रेसी की कुछ फीचर्स हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ थिंकर दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर आपसे सारी चीजें नहीं बनती है तो आप देखिए कि आपकी कौन सी चीजें बन रही हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो वर्स्टहीन आपको याद होगा कि वर्स्टहीन किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। तो मैक्स वेबर चौथा का डी, फोर्थ का डी हो जाएगा। आप देखें फोर्थ का डी किसमें है, फोर्थ का डी है ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ये ऑप्शन इससे ही सही होता है। वर्चस्व की बात करते हैं, हेगोमनी की बात करते हैं, हेगेमनी की बात करते हैं, वो है एंटोनियो ग्राम्सी। फोर्डिज्म की बात करते हैं हेनरी फोर्ड, एंड वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं इमानुएल वॉलस्टीन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम वर्चस्व की बात करते हैं या हेगेमनी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो लोग होते हैं, वो ग्रुप जो होता है जो पावर मेंटेन करता है, नॉट ओनली बाय द फेस, मतलब सिर्फ फेस से ही पावर मेंटेन नहीं करता बल्कि अपने कल्चर से भी पावर मेंटेन करता है। फोर्डिज्म जो है, फोर्डिज्म बात करता है कि रिफर्स टू द मास प्रोडक्शन की, क्योंकि कैसे फोर्ड ने पूरे वर्ल्ड में मास प्रोडक्शन करके अपनी सारी गाड़ियों को बेचा, एक मास प्रोडक्शन की बात करता है। वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एनालाइज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स को। वर्स्टहीन का मतलब है टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सोशल साइंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following sociologists wrote the book The Religion of India and the Sociology of Hinduism and Buddhism? The Religion of India, The Sociology of Hinduism पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सीधा सा आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। अगर आपको कौन कौन से धर्म है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following who among following suggested that value reference instead of value judgment methodology have the status of sociology as the objective science? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने के लिए मूल निर्णय के स्थान पे मूल संदर्भ का सुझाव दिया? क्लियर, तो वैल्यू रेफरेंस की बात जो करते हैं टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी इन द सोशियोलॉजी। क्लियर, वो कहते हैं कि वैल्यू जजमेंट के जगह आपको क्या क्या होना चाहिए, वैल्यू रेफरेंस को देना है। तो वैल्यू रेफरेंस जो है वो कहता है कि टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशियोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, सॉरी इन सोशियोलॉजी। ये कहता है कि रिसर्चर जो है, जो रिसर्चर है, रिसर्चर शुड free researchers should free from their own thoughts या ओन बायसनेस, या ओन बायसनेस मतलब आपको जो आप सारी चीजें हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। प्लस वो कहते हैं कि रिसर्चर जो है वो अपने टॉपिक को अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बायसनेस दिखा सकते हैं। क्लियर, आप अपने टॉपिक को अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने जो टॉपिक्स है आप उसको चूज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं. वन स्टेटमेंट इज मैक्स मार्क कार्ल मार्क्स सिमल एंड डेनेडॉफ आर द मेजर थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो मार्क्स हैं वो किसकी बात करते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की. इसकी बात करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट की. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, मैक्स वेबर वाज द फर्स्ट टू ऑफर द डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय ट्रीटिंग इट इज एज अ सोशल रिलेशनशिप. मैक्स वेबर के ने सबसे पहले संघर्ष सामाजिक संबंधों के रूप में के मानकर इसका परिभाषिक विवरण पेश किया. देखिए मैक्स वेबर जो जो है वो बात करते हैं डोमिनेशन की. अब डोमिनेशन तीन चीजों के लिए या तीन चीजें स्ट्रगल करती है. हमने इसका एक पीवाईक्यूज भी देखा था. क्या? पावर, अथॉरिटी एंड सोशल. इन्होंने अपने इसमें बात की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इसकी बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. वहीं इन्होंने बोला कि जो डोमिनेशन है वो स्ट्रगल होता है किससे? क्लास, पार्टी एंड अथॉरिटी. क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Karl Marx identified the various forms of division of labor at the stage of development in the history of Europe. Identified the correct sequence of these stages from the following. कार्ल मार्क्स ने यूरोप के इतिहास में विकास के चरणों के रूप में श्रम विभाजन को विभिन्न रूपों की पहचान दी. निम्नलिखित में से चरणों का सही अनुक्रम बताना है. तो सबसे पहला सही अनुक्रम है कि सबसे पहले ट्राइबल जनजाति आती है, ट्राइबल आता है. उसके बाद आता है एंशिएंट फॉर्म आता है. उसके बाद आता है फ्यूडल. तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. देखिए बर्बरता या बर्बरिज्म की उन्होंने बात नहीं की. ट्राइबल फॉर्म जो है वो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है, वो सबसे क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म है. उसके बाद एंशिएंट जो है, एंशिएंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आता है? स्लेवरी आ जाता है. एंड फ्यूडल में आप देखेंगे तो जैसे कि वेल्थ एंड पावर की बात होने लगती है. क्लियर? वेल्थ एंड पावर की बात होने लगती है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग calculation of organic composition of capitalism which of the following are the calculated. कि पूंजी की जैविक संरचना की अधिकतम गणना के लिए निम्नलिखित में से किस गणना की बात की जाती है? तो उन्होंने बोला मैक्स वेबर ने कांस्टेंट कैपिटल एंड कार्ल मार्क्स ने बताया कि कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल की जब आप बात करेंगे तो आप पूंजी को पूरी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, या जो भी आपका कंजम्पशन है उसको आप पूरी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे. क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. क्लियर? उसमें इन्होंने बताया कि जो कांस्टेंट कैपिटल होती है, जो कांस्टेंट कैपिटल है वो कि जैसे कि टूल्स, क्लियर, मशीन, ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट. बट वेरिएबल कैपिटल जो है वो है लेबर, जो ह्यूमंस मशीन है, वो सारी चीजें क्या है? वो वेरिएबल्स हैं. या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीजें क्या है? वेरिएबल्स है. तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैपिटल्स की बात करते हैं कार्ल मार्क्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी. सेम क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले भी ये चीजें ये वाला पूछा गया. अब इसमें हमें मेन सीक्वेंस बताता है. तो सबसे पहले जो आया है वो है एंशिएंट सोसाइटी. डी ऑप्शन आपके सी में मिल जाएगा. एंशिएंट सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद आया फ्यूडलिज्म, उसके बाद आता है कैपिटलिज्म, उसके बाद आता है कम्युनलिज्म एंड उसके बाद आता है सोशलिज्म. क्लियर? सॉरी,
कम्युनलिज्म जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन डी सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसकी पीडीएफ देखेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी बाय शुभम सर के इसमें आपको जुड़ना है और आपको उसमें तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इन द फॉलोइंग वर्क्स कार्ल मार्क्स रोड अबाउट द कमोडिटी फॉर्म, किसमें उन्होंने कमोडिटी फॉर्म के बारे में बात किया? तो दास कैपिटल अपनी बुक में वो बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू एंड कैपिटल प्रोडक्शन। क्लियर। एक्सचेंज वैल्यू एंड कैपिटल प्रोडक्शन में बात करते हैं। ये दास कैपिटल में उन्होंने कमोडिटी फॉर्म्स के बारे में बताया कि एक्सचेंज वैल्यू होती है, कैपिटल प्रोडक्शन। कैपिटल प्रोडक्शन मतलब जैसे कि आपके मशीन्स हो गई, ये सारी चीजें क्या, ये आपके एक तरह से कैपिटल ही है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सियन कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल इज बेस्ड, कार्ल मार्क्सियन डायलेक्टिकल इज बेस्ड ऑन द आइडिया, मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के विचारों पर आधारित है। Dialectical analysis does not see the simple one-way cause effect and relationship among the various part of social world, कि वो जो cause and relationship होते हैं वो सारे सामाजिक दुनिया में नहीं देखते हैं, कि द्वंद्वात्मक विश्लेषण जो सामाजिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक सरल एक तरफा कारण का प्रभाव नहीं देखता है। क्लियर। And dialectical analysis is based on the social value that are not separated from the social fact. Dialectical analysis focus the relation within the among various aspects of the social world. डी ऑप्शन कहता है कि डायलेक्टिकल एनालिसिस है द रिलेशन ओनली द मटेरियल वर्ल्ड नॉट ओनली द सोशल वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी या क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कहते हैं कि इट्स नॉट एज सिंपल, ये सिंपल बल्कि ये वन वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वेरियस पार्ट ऑफ जो बाकी सारी दुनिया का कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन को देखता है। उसके बाद ये कहते हैं डायलेक्टिकल एनालिसिस जो होता है वो सोशल वैल्यू दैट आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सोशल फैक्ट, जो सोशल वैल्यू है वो सोशल फैक्ट से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर। उसका डायलेक्टिकल एनालिसिस जो है वो फोकस करता है कि अमंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोशल, जो सोशल फैक्ट है या सोशल वर्ड है वो सारे उनके सारे फैक्ट के बारे में या सोशल एक्सपेक्ट में वो फोकस करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट एंड ये हो जाएगा गलत। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है मैच द फॉलोइंग थिंकर्स, जो एक तरफ थिंकर्स दिए हुए हैं एक तरफ उनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो पहला कहते हैं कि इमाइल दुर्खाइम का कौन सा, इमाइल दुर्खाइम का आप बताइए कि इसमें से कौन सा है। ये कार्ल मार्क्स, क्लाउड लेवी-स्ट्रास एंड माइकल फुके। अगर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता है तो कार्ल मार्क्स बात करते हैं फेटिज्म की, इसकी बात करते हैं फेटिज्म की। इसमें इन्होंने बताया कमोडिटी फेटिज्म। इमाइल दुर्खाइम बात करते हैं मोरालिटी की, क्लाउड लेवी-स्ट्रास बात करते हैं एलिमेंट्री स्ट्रक्चर की एंड माइकल फुके द डिस्कोर्स एनालिसिस की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इमाइल दुर्खाइम से ही ये वाला सही हो जाता, अगर आपको इमाइल दुर्खाइम का कॉन्सेप्ट पता था या कार्ल मार्क्स का भी पता था तो आपसे ये सही हो जाता है। डिस्कोर्स में ये बात करते हैं पावर एंड टेक्नोलॉजी, पावर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात करते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं अपनी नई सीरीज एक और सीरीज ला रहा हूँ जिसमें कि मैं सीधे सीधे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एक लेक्चर में। हालांकि 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो 2023 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 2023 का आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉलो करता हूँ। आई होप मुझे आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेआरएफ प्रेप जोन को। अगर आप सोशियोलॉजी पे सब्सक्राइब करिए जेआरएफ प्रेप जोन को। थैंक यू।